गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 13 सितंबर 2025 है और कल जो न्यूज इवेंट चर्चा में रहे उन पर हम एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ पे यूपीएससी के लिए खास तौर पे स्टेट पीसीएस भी और वेरियस जो गवर्नमेंट एग्जाम वो भी कवर होता है, लेकिन प्राइमरली फोकस होता है यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच करना यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला जो एमसीक्यू बात कर रहा है एआईडीएस डीआईएस के बारे में और एसएएस सर्वे के बारे में। अब इन दोनों के बारे में बात ये हो रही है कि एआईडीएस ये डिकेड नेशनल स्टैटिक ऑफिस सर्वे ऑफरिंग क्रिटिकल डाटा इनडेटनेस एंड एसेट ऑनरशिप। तो यहाँ पे जो ग्रामीण और शहरी स्तर पर क्या कर रहा है ये सर्वे, जो ऋणग्रस्तता है, परिसंपत्ति है ना, या एसेट ऑनरशिप है जिसकी बात करें, उसका डाटा देता है। दूसरा एसएएस सर्वे सिचुएशन असेसमेंट सर्वे या स्थिति आकलन सर्वेक्षण, यह एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को कवर करता है। कृषि आय, ऋण पहुँच, या अगर हम बात करें इनकम, क्रेडिट, एक्सेस, टेक्नोलॉजी, इन सबको कवर करता है। ये दोनों अलग अलग सर्वे हैं, ठीक है। अगर आप बात करो तो ये जो सर्वे हैं दोनों एआईडीआईएस और एसएएस जुलाई 2026 को जून 2027 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो जुलाई 2026 से कब तक आयोजित किया जाना है इसको, न्यूज क्या थी, जुलाई 2026 से 2027 तक इसे आयोजित किया जाएगा, ठीक है, जून 2027 तक, 1 साल चलेगा। अब अगर हम बात करें जो सर्वे है खासतौर पर एआईडीएस के बारे में बात करें, चलिए इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एआईडीएस जो सर्वे है वो उसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 1951-52 से हुई थी, 1951-52 से शुरुआत हुई थी। इसका पर्पज़ ये था कि जो ऋणग्रस्त, अगर हम बात करें नेशनल अकाउंट्स को मेजरमेंट करना, संपत्ति या एसेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो इनइक्वालिटी उसको मेजर करना, क्रेडिट मार्केट को के बारे में जानकारी लेना, तो ये जो सारा काम यहाँ पे इसका हुआ करता था, ठीक है। इसे कंडक्ट कौन करता है, तो नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो अंडर मोस्पी कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत लगभग हर दशक में ये किया जाता है, मतलब हर 10 साल में ये 10-10 साल में ये किया जाता है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इसके बारे में देख लिया, और एसएएस सर्वे के बारे में देखें तो एसएएस जो सर्वे होता है ये सर्वे 2003 में पहली बार शुरू किया गया है ना, 2003 से, और 2013 से सभी कृषक परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। और ये जो कृषि परिवार होते हैं, एग्रीकल्चर जो फैमिली होती है, उनकी इनकम है, उनके एक्सपेंडिचर है, उनका डेटनेस है, उनकी लैंड है, या अगर हम बात करें लाइव स्टॉक पे जो ऑनरशिप है, प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, या गवर्नमेंट स्कीम्स का कितना उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, इंश्योरेंस का उन्हें कितना बेनिफिट मिल रहा है, यह सारा असेसमेंट करता है ये एसएएस सर्वे। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और नीति आयोग है वो क्या काम करती है, जो नीतियाँ बनाते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। तो दोनों स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे, और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल फॉरेस्ट मार्टर डे मतलब क्या, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अब कल 11 सितंबर है तो ये दिवस मनाया गया। इसे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 11 सितंबर को। ऑनर किया जाता है उन्हें जो डिफेंड करते हुए ख़त्म हो गए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को डिफेंड करते हुए ख़त्म हो गए उनके उसमें ऑनर किया जाता है इसे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द डे कमोरेटेड द खेजरी मास्कर 7030, अमृता देवी बिश्नोई 100 सेक्रीफाइस लाइफ एंड प्रोटेक्ट खेजरी। तो आपने बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि पेड़ से लिपट गई थी जो अमृता देवी बिश्नोई हैं, और उन्होंने क्या किया था, पेड़ पौधों को बचाया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो उस टाइम पे अगर हम बात करें 1770 में, तो ये कहानी कहाँ की, मारवाड़ राजस्थान की है, कहाँ की, मारवाड़ राजस्थान के। तो वहाँ के राजा हुआ करते थे राजा अभय सिंह। तो राजा अभय सिंह ने क्या किया, जो खेजड़ी नामक स्थान था उसके पेड़ों को काटने के आदेश यहाँ पे दे दिए, खेजड़ी पेड़ों को काटने के आदेश दे दिए। तो यहाँ पे अमृता देवी उनके समूह में बहुत सारे लोग आए, 400 लोग आए, और उनमें से अगर हम बात 363 शहीद हो गए, ठीक है। इसी घटना से प्रेरित होकर बाद में अगर आप देखो 1917 के आसपास में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, जहाँ पे वनों को सुरक्षित करने की बात होती है। 2013 में अगर हम बात करें, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वो 11 सितंबर से राष्ट्रीय वन शहीद दिवस घोषित किया है इसको, ठीक है। पर्पज इसका पता है कि फॉरेस्ट वगैरह को ना काटा जाए, ये सारी बातें हैं, बेसिक फैक्ट है ना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 और 2। तीसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एफटीआई एंड टीटीपी इज अ बायोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम इनेबलिंग फास्ट सिक्योर इमिग्रेशन क्लियरेंस फॉर एलिजिबल ट्रेवलर्स इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल। तो यहाँ पे एक सिस्टम की बात हो रही है। अभी क्या हुआ कि गृह मंत्रालय ने क्या किया, 5 और हवाई अड्डों में फास्ट ट्रैक ट्रेवलर्स जो प्रोग्राम उसको शुरू किया, ठीक है, फास्ट ट्रैक ट्रेवलर्स प्रोग्राम, ठीक है, ये शुरू किया। अब ये जो ट्रेवलर्स प्रोग्राम है इसका पर्पज क्या है,
सॉरी। तो ये जो ट्रैवलर्स प्रोग्राम है इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि फास्ट टैग क्लियरेंस देना, खासतौर पे हवाई अड्डों में किन को, OCI को, ओवरसीज सिटीजन जो ऑफ इंडिया उनको, ठीक है ना। और जिससे क्या है कि आसानी से उनका जो क्लियरेंस ये सारा हो सके, जैसे बोर्डिंग पास स्कैन करना, पासपोर्ट स्कैन करना, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना, ठीक है ना, ये सारी बात यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे शुरू किया गया है। इसको वैलिडिटी ऑफ FTTP रजिस्टर्ड इन 5 years और टिल पासपोर्ट एक्सपायर विच एवर इन अर्लियर। तो पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष या पासपोर्ट की समाप्ति तक जो पहले हो गए थे, ठीक है। इन दोनों में कौन सा सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सैर्टोडेक्टिलस वन रक्षक, ठीक है ना। तो जो सैर्टोडेक्टिलस जो वन रक्षक इज ए न्यूली डिस्कवर्ड बेंट टोड गेको स्पीसीज फ्रॉम डीमा हसाओ, जो डिस्ट्रिक्ट है असम में बराल हिल्स, नेम्ड एज द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये असम के बराल पहाड़ में का एक जटिंगा क्षेत्र है, वहाँ पे बेंटो गेको मतलब छिपकली एक तरह की प्रजाति की खोज हुई है, जिसको बोला जाता है सैर्टोडेक्टिलस खासिसिस ग्रुप का है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऐसी प्रजातियों की संख्या लगभग 5 हो गई, तो इसकी अभी खोज हुई, तो ये यहाँ पे चर्चा में था। दूसरा, बेंट टेडो गेको ऑफन एग्जिबिट हाई एंडेमिस एंड आर नॉक्टर्नल रेप्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात हो रही है कि जो बेंट टोड गेको है वो एंडेमिक वाले और नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, सी बोथ 1 and 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे बात हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस के बारे में, कि हाल में जो आतंकी संगठन द्वारा अवैध रूप से धन जुटाने के लिए DEFI प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की चिंता बढ़ गई, खासतौर पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेकर। जैसे ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो इसको लेके मैंने एक दिन चर्चा की थी टेरर फंडिंग के संबंध में उसकी चर्चा यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है। DEFI refer to a blockchain based intermediaries free financial infrastructure allowing direct peer to peer operation using smart contract and digital wallet। तो DeFi जो टेक्नोलॉजी होती है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल वॉलेट सीधे लेन देन कराता है। दूसरा, DeFi प्लेटफॉर्म ऑलवेज रिक्वायर फुल KYC एड्रेस वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग। तो जो DeFi प्लेटफॉर्म हमेशा पूर्ण KYC और पते पुष्टि आवश्यक होती है। इन दोनों में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो दोनों में अगर हम बात करें तो जो दूसरा स्टेटमेंट है जो बात करें कि DeFi प्लेटफॉर्म हमेशा पूरी तरह से KYC पते पुष्टि आवश्यक होती है, स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। हमेशा जो ये होता है ना KYC आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वही तो ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और इस वजह से अगर आप देखिए ये तो चैलेंज हो रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे केवल एक यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइसोब्यूटानॉल इज ए क्लियर फ्लेमेबल लिक्विड यूज एज अ सॉल्वेंट, फूड additive and biofuel. Unlike ethanol, isobutanol is high corrosive and cannot be blended with gasohol। तो इसको गैसोनॉल के साथ ब्लेंड नहीं किया जा सकता, पेट्रोल मिश्रित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब दोनों में कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों में अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट ए सही है, केवल एक, ठीक है ना। तो जो आइसोब्यूटानॉल है, ARI है, जो ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो डीजल में 10% आइसोब्यूटानॉल मिश्रण की संभावना पर काम यहाँ पे कर रहा है कि जो डीजल है उसमें 10% आइसोब्यूटानॉल को मिलाया जाए, ठीक है। अब ये एक तरह का रंगहीन गैस होती है, एक तरह का रंगहीन डीजल होता है, तीखी इसकी गंध वाला द्रव होता है, ठीक है, और पानी में घुलनशील होता है, मध्यम मतलब कि लिमिटेड। इसका उपयोग भी होता है जैसे पेंट वगैरह में, दवाई बनाने में या फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पे जो दूसरे स्टेटमेंट है कि एथेनॉल विपरीत आइसोब्यूटानॉल अत्यधिक संरक्षक है, पेट्रोल में मिश्रित नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परपेचुअल बॉन्ड हैव नो मैच्योरिटी डेट एंड पे इंटरेस्ट इंडेफिनेटली अनलेस कॉल्ड बाय द इशूअर। तो परपेचुअल बॉन्ड इनकी कोई मैच्योरिटी तिथि नहीं होती, अनिश्चित काल तक ब्याज देते हैं जब तक जारीकर्ता उन्हें कॉल ना करे। इसके बारे में आपको बताना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे चर्चा क्या रही है कि जो IRDA है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्कीम उसको जो फाइनेंसिंग करने के लिए हाल में उसने क्या किया कि लगभग 453 करोड़ के आसपास उसने परपेचुअल बॉन्ड से पैसे जुटाए हैं। अब परपेचुअल बॉन्ड जो होते हैं इनकी एक तो क्या है, कोई अवधि होती नहीं, कोई मैच्योरिटी, नो मैच्योरिटी डेट होती है, नो मैच्योरिटी डेट होती है इनकी, ठीक है ना। और इसे जो इन्वेस्टर होता है उसको हमेशा ब्याज मिलता रहता है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा, इन केस ऑफ बैंकरप्सी परपेचुअल बॉन्ड रैंक बिलो शेयर होल्डर फॉर पेमेंट। दिवालियेपन की स्थिति इन बॉन्ड धारकों को कम प्राथमिकता देगी। अब देखिए, जब भी एक वो होता है बैंकरप्सी की जो प्रोसेस होती है उसमें
अगर हम बात करें तो हर एक की क्रोनोलॉजी होती है कि सबसे पहले पैसा मिलेगा। तो जो अदर डेटर्स होते हैं उनके बाद अगर हम बात करें, जो शेयर होल्डर से पहले इनको भुगतान होता है, मतलब अदर जो डेटर्स हैं उनको पहले भुगतान होगा। मतलब देखिए, जैसे आपने पैसा लिया, आपकी बैंक करप्सी हुई, तो आपका जो पैसा, आपकी जो संपत्ति बेचने के बाद मान लीजिए 100 रुपये मिला, अब 100 रुपये में जो आपके डेटर्स हैं उनको पैसा मिलेगा, मान लीजिए 20 रुपये उनका कर्ज है तो आपने उनको उसको लौटाया जाएगा। फिर उसमें अगर आपका परपेचुअल बॉन्ड है उनको ही पैसा वापस किया जाएगा, बाद में बचा कुचा शेयर होल्डर्स के पास पैसा जाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही कि इनके सब बैंक करप्सी, ये शेयर होल्डर के बिलो होते नहीं, शेयर होल्डर को तो सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, BHS notification is under section 37 Biological Diversity Act 2002 is done by the state government in consultation with the local bodies। तो BHS जो है वो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकारें स्थानीय निकायों से परामर्श करती हैं। दूसरा, BHS स्टेटस इम्पोज करता है ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल लोकल कम्युनिटी प्रैक्टिस। तो BHS दर्ज होने वाले सभी सामुदायिक प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अब अगर हम बात करें तो बेंगलोर के कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी है, वहाँ पे लगभग 9 एकड़ को BHS या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। अब ये ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे इंडेमिक प्रजातियाँ होती हैं, कुछ ऐसे दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जा सकती हैं, ठीक है, या तो वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसका जो कानूनी आधार कब मिलता है, बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002 उसकी धारा 37, उसमें ऐसा प्रावधान है कि इस तरह के स्थल को डिक्लेयर किया जा सकता है। और राज्य सरकारें यहाँ पे क्या करती हैं, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनसे कंसल्ट करके इसको नोटिफाई कर देती हैं। भारत का जो पहला BHS सेंटर है वो कहाँ पे था, पहला अगर हम बात करें तो बेंगलोर का नल्लूर इमली ग्रोव ही बेंगलोर में था। ये पहला यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इस तरह का सेंटर यहाँ पे इससे पहले खोला गया बना था। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, स्टेटमेंट यहाँ पे ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण प्रतिबंध ऐसा नहीं होता है, पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पे लग जाता है, सामुदायिक गतिविधियाँ कुछ स्वैच्छिक सीमाएं यहाँ पे होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एड फैल्स की वैक्स इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन टारगेटिंग प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम डेवलप्ड अंडर द ICMR। ठीक है, ICMR भारत का सर्वोच्च जैव चिकित्सक अनुसंधान निकाय है। मलेरिया वैक्सीन एड फैल्सीवैक्स के उत्पादन है 5 फार्मा कंपनियों को अधिकार इसमें दिए गए हैं। It use a genetically modified bacterial host for antigen delivery and block both infection human mosquito transmission stage। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दोनों सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Scarborough shoal is a disputed atoll in the South China Sea claimed by the both China and the Philippines, located within the Philippines 200 nautical mile each। ठीक है, दूसरा, द डीप लैगून सपोर्ट रिच मरीन लाइफ इन कॉमर्शियली वैल्यूएबल फॉर शेल फिश फिशिंग। तो दक्षिण चीन सागर में विवादित एटोल है एक तरह अगर हम देखें, और फिलीपींस दावा करता है कि फिलीपींस के 200 नॉटिकल माइल तक है। तो मतलब कि अगर हम बात की जो शोल है वो एक डिस्प्यूटेड एटोल की तरह यहाँ पे बात हो रही है साउथ चाइना सी में, तो इसकी लोकेशन एक तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये फिलीपींस के दक्षिण सागर सी में चीन द्वारा अगर हम बात करें नेचुरली यहाँ पे कंजर्व करने की वजह से यहाँ पे गाढ़ा विरोध हुआ है। ठीक है, और ये फिलीपींस का जो लुजोन एरिया वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, चीन का दावा है कि भाई 1200 सेंचुरी से ही हमारा है, यहाँ पे युआन जो डायनेस्टी चल रही थी तो तब से हमारा है। तो चीन का तो दावा हर जगह रहता है, वो तो अमेरिका में भी दावा कर दे। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे है कि इसकी गहरी लैगून समृद्धि जीवन को सहारा देती है, इसके शंख और मत्स्य उद्योग के लिए वाणिज्यिक मूल्य रखती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ। आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।